Bismillahirrahmanirrahim. In this chapter, we are going to study about biochemistry and biotechnology. This chapter 3, that's of General Science 9th class. We are to discuss in this chapter about biochemistry and biotechnology. We shall study about metabolism, its explanation, introduction of enzymes will be there. In metabolism, their role, and in our daily life, their role will be discussed. Then we shall discuss composition of blood, its types और उसके functions वगैरह जो हैं ये study करेंगे. DNA as hereditary material it will be discussed. Introduction of genetic engineering will be there and its role in agriculture and livestock हमने discuss करना है. Then improvement of crops and disease control will be there with the help of genetic engineering. After this, we are to discuss about antibiotics and vaccines. Their uses will be there, their types will be there, and at the end we are to explain what is recycling of waste materials, and what is its utility, what is its importance. So first of all, about biochemistry we are to discuss. Biochemistry is a branch of chemistry that deals with all the chemical reactions taking place in the living organisms, which are plants, animals or bacteria. तो कहा कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम तमाम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, इनके जिंदा रहने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, बैक्टीरिया एक्स्ट्रा, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इन केमिकल रिएक्शंस का फ़ायदा क्या होता है? बताया कि इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान सिंथेसिस भी होती है और ब्रेक डाउन भी होती है. लिहाजा हम इन केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. पहले हैं सिंथेसिस के रिएक्शंस जिनको एनाबोलिज्म कहते हैं या एनाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं. दूसरी कैटेगरी ब्रेक डाउन वाले रिएक्शंस हैं जिन्हें हम कैटाबोलिक रिएक्शंस या कैटाबोलिज्म कहते हैं. तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते भी हैं, फिर उनकी दूसरी कैटेगरी के रिएक्शन जो उनमें ब्रेक डाउन भी होती है. तो ऑल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस. आगे बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड होती है हमारी बॉडी के अंदर एनाबोलिक रिएक्शंस के जरिए क्या है, एनाबोलिक रिएक्शंस के जरिए हमारी बॉडी में वो बॉडी का हिस्सा बन जाती है, जैसे एसिमिलेशन हम कहते हैं. और जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबोलिक रिएक्शन है. इसके दौरान जो हमारी खुराक होती है उसकी ब्रेक डाउन होती है, सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. बताया कि ये नॉलेज जो है इसका बायोकेमिस्ट्री का ये यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. इंसानों के फ़ायदे के लिए जो इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल हैं वो बनाने के लिए इस बायोकेमिस्ट्री का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके नॉलेज का. तो टर्म बायोकेमिस्ट्री बताया कि ये 1970 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और जो टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की ये यूज़ की जा सकती हैं टू ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हैं. तो हम उनके जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं अपने बेनिफिट की खातिर. जैसे कि आप वैक्सीन की प्रोडक्शन में आप देखेंगे इंसुलिन प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज़ जो है, तो इससे हम यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स वगैरह हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं. ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था बायोकेमिस्ट्री का. तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इसके डिफरेंट. यहाँ पे थोड़ी सी बात एक मैं बताता जाऊँ कि जो एनाबोलिक रिएक्शंस हैं इनमें आपको बताया गया कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब खुराक डाइजेस्ट हो जाती है तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाती हैं डाइजेशन के बाद. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज वगैरह में चेंज हो जाते हैं. फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं. ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये डाइजेशन के दौरान हुए हैं. और ये प्रोसेस डाइजेशन का क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जो खुराक हमने खाई थी वो इस काबिल नहीं थी कि डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाए. दैट वाज नॉट डिफ्यूजिबल. सो टू मेक दैट फूड डिफ्यूजिबल
डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, आफ्टर अब्जॉर्प्शन इन ब्लड, ये फूड जो है जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनसे जो है हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बॉडी के बनने हैं, और ये सारे रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगे। बस जो अमाइनो एसिड्स हैं उनसे हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनेंगी, ग्लूकोज वगैरह सिंपल शुगर्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। मसलन एनिमल बॉडी में जो है वो ग्लाइकोजन बनता है, प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। इसी तरह फैट्स जो हैं वो बनेंगे फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स के मिलने से। ये सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या है, ये जो जितने बायोकेमिकल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी ब्रेक डाउन होगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, सिंपल सब्सटेंस है, साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर फैट्स की ब्रेक डाउन होती है तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जबकि प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म जब हो तो मेटाबॉलिज्म जिसको मैं कह रहा हूँ असल में वो कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म की टाइप। तो प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो है वो अमोनिया भी प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजनस जो है वेस्ट प्रोडक्ट ये भी बनता है और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं इनमें से जो यूजफुल हैं वो तो यूज हो जाएंगे, जो यूजलेस हैं तो वो जिस्म से खारिज कैसे होते हैं। तो इस चैप्टर में चूंकि हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म का। बताया कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि एनिमल और प्लांट बॉडी में होते रहते हैं और जो बाकी जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स में होते रहते हैं, हम कलेक्टिवली उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आगे बताया कि मेटाबॉलिज्म की दो किस्में हैं, ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर भी, उसी की थोड़ी एक्सप्लेनेशन आ रही है कि मेटाबॉलिज्म की दो किस्में जो हैं ये या तो सिंथेसिस के रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी इनमें मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज हो सकते हैं, उनको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो सकती है, उन्हें हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। कैटाबॉलिज्म बताया कि कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ब्रेकडाउन होती है और सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी यूज होगी इन सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर, उनके सेल्स के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर ये एनर्जी इस्तेमाल होगी। बताया कि इन द रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये सब्सटेंसेस डिफरेंट एंजाइम्स के जरिए। एंजाइम्स याद रखें ये प्रोटीन के बने हुए केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज की लिपिड्स की, लिपिड्स को याद रखें ये ब्रॉड कैटेगरी है, फैट्स और ऑयल्स दोनों को कलेक्टिवली लिपिड्स कहा जाता है। Those lipids which are solid at room temperature they are called fats, while those lipids which are liquid at room temperature they are called oils। यानी फैट्स और ऑयल्स में ये डिफरेंस है कि फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले होते हैं और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि जो ऑयल्स हैं वो भी लिपिड्स हैं, लेकिन ऑयल्स के अंदर जो फैटी एसिड हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो एंजाइम्स के जरिए सारे सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है। बताया कि इन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है जो कि एनिमल्स की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में यूज होती है। उसके बाद एनाबॉलिज्म का बताया कि ये सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, ठीक है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। ये सिंथेसाइजिंग इसको लिख दिया, असल में यहाँ पे एस उन्होंने लिखना था, स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है। एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है इट्स वन ऑफ इट्स एग्जांपल। कार्बोहाइड्रेट्स का बनना जिसमें कि पौधे जो हैं वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे क्लोरोफिल के जरिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, पानी ज़मीन से जज़ब करते हैं, फिर सोलर एनर्जी के जरिए इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाकर शुगर्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। पहले ग्लूकोज बनता है, वो फिर बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और वही सिंपल शुगर्स जो हैं जब मिनरल्स वगैरह उनके साथ मिलते हैं तो प्रोटीन्स भी उन्हीं से बनती हैं। यानी पहले ग्लूकोज बनेगा, बाद में इससे जो है वो फैट्स भी बनते हैं और प्रोटीन्स भी बनती हैं।
तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा। पता है कि सम ऑफ ऑल एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी यूजिंग प्रोसेसेस, कि वो सारे प्रोसेस जिनमें एनर्जी यूज होती है या एनर्जी रिलीज होती है, हम उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आपने देख लिया कि एनर्जी यूज कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। एनाबॉलिक रिएक्शन जो है यानी एनाबॉलिज्म एनर्जी यूज होती है, और प्रोड्यूस कहाँ होती है, कैटाबॉलिज्म के दौरान। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब आपको डाइजेशन और असिमिलेशन का बताया जा रहा है। डाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए ब्रेक डाउन हो जाती है लार्ज फूड पार्टिकल्स की स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल्स के अंदर फॉर सिंथेटिक पर्पसेस। सिंथेटिक पर्पसेस कौन से हैं, जो मैंने पहले रिएक्शंस का बताया, एनाबॉलिक रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का बनना है, जैसे प्रोटीन्स का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स का बनना, ये सिंथेटिक पर्पसेस हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन का प्रोसेस है जो डाइजेशन के बाद होता है। तो अभी बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड नेसेसरी है तो स्प्लिट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करना। स्प्लिट करना मीन उनकी ब्रेक डाउन करना, उनको ब्रेक करना, तोड़ना, तो उसके लिए जरूरी है। These are necessary to be used by organisms to build new compounds। ये जो सब्सटेंसेस बने हैं, सिंपल सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी हैं ताकि वो नए कंपाउंड बना सकें इनसे। आफ्टर दिस क्या होता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल जो है, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ द एनिमल्स एंड दे आर यूज्ड ईदर टू प्रोड्यूस न्यू प्रोटोप्लाज्म और टू प्रोवाइड एनर्जी। तो ये वो प्रोसेस है जो कैटाबॉलिज्म का है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसके दौरान क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक ये प्रोसेस होता है न्यू प्रोटोप्लाज्म का। न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने में जब सब्सटेंसेस यूज होते हैं तो इससे सेल का फिर साइज बढ़ता है। जब सेल का साइज बढ़ेगा फिर वो डिवाइड होगा, उससे तादाद बढ़ेगी, तो इसमें ग्रोथ होती है। दूसरा बताया टू प्रोवाइड एनर्जी। तो रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है एनर्जी प्रोवाइड करने का। इसके दौरान खुराक की ब्रेक डाउन होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बाकी जो सब्सटेंसेस वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सरप्लस वाटर, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के जरिए रिमूव होती है। जो वाटर है वो भी ज़्यादातर जो है वो यूरिन के रास्ते भी रिमूव होता है, रेस्पिरेशन के जरिए भी रिमूव होता है, स्वेटिंग के दौरान भी रिमूव होता है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिया जो बनता है इसके प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म है, तो उससे एक तो अमोनिया प्रोड्यूस हुई थी। अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होती है। ये लिवर का काम है यूरिया बनाना। लिवर ये कहता है कि जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको उनकी डीएमिनेशन करता है। डीएमिनेशन यानी अमाइनो ग्रुपों से रिमूव करता है और उससे यूरिया बनाता है। ये यूरिया बाद में ब्लड के जरिए जब किडनीज तक पहुंचता है तो किडनीज उसको फिल्टर करते हैं और यूरिन बना देते हैं। इसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। वीट, राइस, वीट क्या है तो गंदम, राइस चावल हो गए, कार्न जो है ये हम इसको या मकई टाइप जो है, मेज जो है, मेज भी मकई को कहते हैं। ये कार्न और मेज असल में सेम थिंग है। तो इसमें इसका यूज डिफरेंट जो है वो क्यों हो रहा है। मेज का देखें, जहाँ क्राफ्ट्स की बात होती है वहां पे हम मेज क्राफ्ट्स की बात करते हैं, और जहाँ फूड प्रोडक्ट्स की बात होती है, मेज के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वहां पे हम कार्न का यूज करते हैं कि कार्न के प्रोडक्ट्स हैं ये, कार्न फ्लोर वगैरह जैसे है। तो फूड प्रोडक्ट्स के केस में हम कार्न को यूज करते हैं, और जहाँ पे फसलों की बात होती है वहां पे मेज जो है ये वर्ड यूज होता है। दोनों चीजें सेम है। ये बेस्ट सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के हैं सिंपल शुगर्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बताया कि ये 3.8 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 3.8 किलो कैलोरीज एनर्जी सप्लाई होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का बताया कि चीपेस्ट सोर्स है डाइट का, जो कि हमें रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करती है। सस्ता तरीन यानी कि अफसोस कह सकते हैं, और ये इंस्टेंट सोर्स भी कंसिडर होता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं।
बाद में जब हमारे जिस्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम खाना नहीं खाते, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये दोबारा सिंपल शुगर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होगी। उसके बाद है फैट मेटाबॉलिज्म। पता है कि दो किस्में हैं फैट्स की। एनिमल फैट्स, एनिमल फैट्स कौन से? जो बटर ऑयल, बटर ऑयल क्या हो गया? घी, मक्खन से जो हम घी बनाते हैं। बटर यानी इटसेल्फ बटर को यूज़ करें, मक्खन को यूज़ करें, और करीम, करीम को यूज़ करें जो दूध से हम लेते हैं। फैटी मीट, चिकनाई वाला गोश्त हो गया, गोश्त के अंदर जो फैट्स होते हैं। एंड फिश ऑयल, ये सोर्सेज हैं जो कि एनिमल फैट्स की कैटेगरी बताएगी आपको। अदर सोर्स के हैं वो प्लांट से ऐसे मिलते हैं, वेजिटेबल फैट्स कहलाते हैं, वो पौधों से मिलते हैं। जैसे सरसों है, बरासीका, ओलिव जैतून को कहते हैं, कोकोनट नारियल को कहते हैं, मेज मकई होगी, सोयाबीन को सोयाबीन ही कहते हैं, कॉटन सीड ये कपास को कहते हैं, बिनौला, बिनौला का तेल जो होता है, सनफ्लावर सूरजमुखी का ऑयल है, पीनट ये जो मूंगफली वगैरह है इसको कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्लांट सोर्सेज हैं फैट्स के। फैट्स में बताया कि ये बने किसके? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के। जब ये डाइजेस्ट होते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्सेस फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यूज फैट स्टोरिंग टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में बीनीथ द स्किन होते हैं। ड्यूरिंग ग्लूकोज डेफिशिएंसी, क्या ग्लूकोज है, सबसे पहले तो ग्लूकोज यूज होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, बस स्टारवेशन का केस है, फाका वगैरह किया, बस रोजे वगैरह रखे या खाना नहीं मिला, तो ये स्टारवेशन का केस हुआ है, तो इस केस में क्या होगा? डेफिशिएंसी ग्लूकोज की होती है, तो फिर फैट्स यूज होंगे ग्लूकोज की जगह, रेस्पिरेशन के दौरान फैट्स यूज होंगे, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जब फैट्स की भी कमी हो जाती है तो याद रखें उसके बाद फिर प्रोटीन्स यूज होती हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बताया कि डाइजेशन जो प्रोटीन का है ये स्टमक में स्टार्ट होता है। जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होती है ये एंजाइम्स के जरिए डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये अमीनो एसिड जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स यूज होते हैं, या फिर ये ऑक्सीडाइज होते हैं और इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कि प्रोटीन के डाइजेशन से जो सिंपल सब्सटेंसेस बने थे अमीनो एसिड्स, इनके आगे दो यूजेस हुए, या तो इनसे हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनेगी, ये एनाबोलिक रिएक्शंस हो गए, एनाबोलिक प्रोसेस है, सिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, या फिर इनकी ब्रेकडाउन होगी रेस्पिरेशन के दौरान, ये ऑक्सीडाइज होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हमारी बॉडी के यूज में आएगी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में, प्रोसेसेस में। अदर देन दिस बताया कि ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हुई है तो जैसे पहले फैट्स यूज हुए तो फैट्स के बाद फिर प्रोटीन्स जो हैं ये इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स का। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, और कैटालिस्ट जो है ये वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है, उसको तेज कर देता है। एंजाइम्स जो हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, यानी बतौर कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में। बायोकेमिकल रिएक्शन तो मैंने बता दिया ना पहले कि वो सारे रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो उन रिएक्शंस में एंजाइम क्या काम करते हैं? बतौर कैटालिस्ट काम करते हैं, यानी उन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। और ये एंजाइम बने किसके? प्रोटीन से। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो ये एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं। ये आगे इनका काम बताया जा रहा है कि ये डिफरेंट कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तेज कर देते हैं। एंजाइम से बताया कि ये रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। क्यों स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं? याद रखें इसलिए कि ये यूज नहीं हो जाते, बल्कि ये रीजनरेट होते रहते हैं और बार बार यूज होते रहते हैं, ये बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए थोड़ी मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरी इसकी फीचर बताइए एंजाइम्स की, बताइए कि वो स्पेसिफिक है इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि कोई एक एंजाइम है तो वो सिर्फ एक ही किस्म के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा, एक ही किस्म की जो खुराक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, वो उसके ऊपर ही एक्ट करेगा, वो किसी और के ऊपर नहीं करेगा काम। इसलिए कहा कि दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। आगे एग्जांपल आपको दी जा रही है कि जैसे एमाइलेज एंजाइम है, तो एमाइलेज एंजाइम जो ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, लेकिन ये प्रोटीन या फैट्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा।
और आगे ये बताया कि वो सब्सटेंसेस जिनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं उनको हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं। अगर सबस्ट्रेट की डेफिनेशन आती है तो क्या बताना होगा कि दो सब्सटेंसेस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। और स्पेसिफिसिटी एंजाइम की कि एंजाइम स्पेसिफिक है किसी भी खास केमिकल रिएक्शंस के लिए या किसी खास कंपाउंड के ब्रेकडाउन के लिए, तो वो किस वजह से है बताया कि उसकी शेप की वजह से। एंजाइम की शेप ऐसे होती है जैसे लाख और की को देख लें कि एक लाख जो है उसकी एक स्पेसिफिक की होती है कि वो उसी लाख के अंदर ही फिट हो सकती है, या बाज़ बात आप ये देखते हैं कि लाख के अंदर की तो और भी आ जाती है लेकिन उसको अनलॉक नहीं कर पाती, तो क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं थी, वो उस लाख की अपनी की नहीं थी। तो ये एंजाइम्स जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट्स के लिए। जिस सबस्ट्रेट के लिए वो स्पेसिफिक होगा उसकी शेप भी ऐसी होती है, उधर सबस्ट्रेट की भी शेप इसी तरह की होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, एक दूसरे के अंदर अटैच हो सकते हैं, और तभी एंजाइम उस सब्सटेंस की सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन कर सकता है। आगे बताया कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं विच नीड अदर कंपाउंड्स टू कंप्लीट कैटाबोलिक रिएक्शंस, जिन्हें अपने साथ कुछ और कंपाउंड्स की जरूरत होती है। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है कोएंजाइम्स। प्रोटीन जो हैं सॉरी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए थे, जबकि ये जो कोएंजाइम्स हैं ये प्रोटीन के नहीं बने होते, ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है रोल ऑफ एंजाइम्स क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो एंजाइम्स का बताया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर डेली लाइफ। ये यूजफुल है इंडस्ट्री में। एंजाइम्स यूज होते हैं केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाई जाती हैं। और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर क्या होता है, अद्वियात बनती हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात जो हैं वो बनती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। बताया कि यूज इन चीज़ प्रोडक्शन, चीज़ बनाया जाता है इनसे, पनीर जो है। एंजाइम्स कॉमनली यूज होते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, खुराक बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं। एंजाइम मसलन पपेन के एग्जांपल दिया आपको कि जो पपेन एंजाइम है ये पपाया जो पपीता पौधा है, पपीता जो है उससे हासिल होता है, और यूज कहाँ पे होता है, मीट टेंडराइजर के तौर पर। गोश्त को टेंडराइजर क्या होता है, टेंडराइज करना, नरम करना, सॉफ्ट करने के लिए, उसमें जायका पैदा करने के लिए, बाजायका करने के लिए मीट टेंडराइजर के तौर पे पपेन का यूज किया हुआ, गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए और उसमें टेस्ट पैदा करने के लिए। तो ये एंजाइम का यूज था। नेक्स्ट आपको ब्लड और उसके फंक्शंस का बताया जा रहा है। ब्लड बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसका काम क्या है, ये डाइजेस्टेड फूड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द सेल्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब डाइजेस्टेड फूड कहाँ से लेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेगा, जो कि हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर को जाती है। हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए डाइजेस्टेड फूड लिवर को पहुंचती है। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर से ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर मिलती है, और जब ब्लड आगे सेल्स तक पहुंचता है तो वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, जो ऑक्सीजन वाली हीमोग्लोबिन है, उसकी ब्रेकडाउन होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। वहाँ सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और ऑक्सीडेशन के दौरान, खुराक की ऑक्सीडेशन के दौरान वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो उसी ब्लड के अंदर ही डिजॉल्व होकर वापस आती है, और एक्सेलेशन के दौरान हम लंग्स के जरिए जो उसको बाहर खारिज कर देते हैं। क्योंकि ब्लड जब लंग्स में से पास हो रहा होता है, एल्वोलाई के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें से पास हो रहा होता है, तो ब्लड के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई के अंदर चली जाती है, और एल्वोलाई में जो फ्रेश एयर आई होती है उसमें से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। अब ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में चला जाता है, जबकि जो ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वोलाई में गई, और हमारे एक्सेलेशन यानी सांस बाहर निकालने के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है। इस लिहाज से आपने देखा कि ये ब्लड का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो ब्लड के बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। हम खुराक खा रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उन तक पहुंच ही नहीं सकती बगैर ब्लड के। ब्लड बताया कि ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कुछ यूजलेस प्रोडक्ट्स भी बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूजलेस प्रोडक्ट था, तो वो ब्लड ने उसको कहाँ पहुंचा दिए, लंग्स की तरफ, ताकि बाहर खारिज हो जाए। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। वाटर भी जो सरप्लस बना है, ये जब ब्लड किडनीज में से पास हो रहा होता है, जब लिवर में से पास होता है ब्लड,
तो यूरिया बन जाता है, और जब ब्लड किडनीज में से पास हो रहा होता है तो उस यूरिन को किडनीज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यूरिन बना देते हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मेटाबॉलिज्म के, वो इस तरह बाहर खारिज हो जाते हैं। तो अगेन ब्लड का ही रोल हुआ कि ब्लड ही कैरी कर रहा है यूजफुल सब्सटेंसेस को भी और यूजलेस सब्सटेंसेस को भी। यूजफुल सब्सटेंसेस को एट द प्लेसेस ऑफ देयर यूटिलाइजेशन पहुंचा रहा है, जबकि जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जो यूजलेस हैं, उनको ब्लड जो है वो उन ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है जो कि उनको जिस्म से बाहर खारिज कर सकते हैं। बिकॉज अकोमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट सब्सटेंसेस इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी। आज इसके बाद बताया जा रहा है ब्लड सेल्स का। ब्लड का जैसा बताया कि कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरे ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड पार्ट ब्लड का क्या है, प्लाज्मा, और उसके अंदर ब्लड सेल जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि डिजॉल्व नहीं होते, अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, ऐसा मौजूद होते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स तीन किस्में हैं सेल्स की, जिसमें होता है रेड ब्लड सेल जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं ये फ्लोट करते हैं इन द प्लाज्मा। जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का विदाउट ब्लड सेल्स है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स के अलावा जो बाकी लिक्विड पार्ट ब्लड का है उसको प्लाज्मा कहते हैं। अगर आप ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो कि फाइब्रिनोजन है, इस प्रोटीन का काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। कहाँ पे, जब जख्म वगैरह हो जाता है वहां पे ब्लड क्लॉटिंग करके क्लॉट बनाना और ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो अगर हम प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को निकाल देते हैं तो जो रिमेनिंग फ्लूइड बच जाता है प्लाज्मा का, उसको सीरम कहते हैं, सीरम। ब्लड सेल्स का काम क्या है, ये हेल्पफुल है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसा पहले आपको बताया कि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनके अंदर प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करके ले जाती है जब ब्लड जो है लंग्स में से होकर सेल्स तक पहुंचता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, ये बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं। बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो आती है वो इसकी वजह से, इन बीमारियों के खिलाफ जो है वो बॉडी की हेल्प करते हैं, बीमारियों के खिलाफ ये एक्ट करते हैं, जो जरासीम वगैरह हैं उनको ख़त्म करते हैं, बैक्टीरिया, ये वायरसेस वगैरह जो हैं उनको। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल हैं। जब ब्लीडिंग होती है, कोई जख्म हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। या कुछ शेप्स इनकी जो डायग्राम में बताई हुई है, रेड ब्लड सेल्स हैं, आगे वाइट ब्लड सेल्स का बताया, या प्लेटलेट्स जो हैं इनका बताया। अब है ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड जो है वो देखने में तो एक जैसा लगता है सारे इंसानों का, लेकिन केमिकली जो है वो डिफरेंट होता है। इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड जो है ये कैटेगरीज कंसिडर होती हैं लोगों में। तो ये जो डिफरेंस है किस वजह से है, एंटीजन की वजह से। एंटीजन कहाँ पे होता है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होता है। अब ये एंटीजन दो किस्म के हैं, एक है एंटीजन ए और दूसरा है एंटीजन बी। और इस एंटीजन ए और बी के लिहाज से ह्यूमन ब्लड जो है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। और ये सिस्टम कहलाता है ABO सिस्टम ऑफ ब्लड। यहाँ पे देखें, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर एंटीजन ए था ब्लड ग्रुप तो ए है, एंटीबॉडी इसमें बी का होगा। इसे अगर एंटीजन बी है रेड ब्लड सेल्स पे तो ब्लड ग्रुप बी होगा और इसमें एंटीबॉडी ए का होगा। अब ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा, जब रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे दोनों एंटीजन होंगे, ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। ओ ब्लड ग्रुप कब होता है, जब रेड ब्लड की सरफेस के ऊपर ना तो एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा, दोनों एंटीजन नहीं होंगे, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब इसमें एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं ओ ब्लड ग्रुप में। तो ये उन्होंने बताया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का। ये आगे बताया कि लैंड स्टीनर ने 1902 में डिवाइड किया ह्यूमन पॉपुलेशन को 4 ग्रुप्स में। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो वो यही 4 ग्रुप हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले, बी वाले, AB वाले और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन। बताया कि इफ अ सर्टेन पर्सन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ ब्लड, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है,
और दूसरा बंदा जो है अगर बी ब्लड ग्रुप है उसका, तो इसका मतलब ये है कि उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बी एंटीजन मौजूद है। अगर ए बी इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर दोनों एंटीजन ए और बी मौजूद हैं, और वो इंडिविजुअल्स जो हैं यानी ओ ब्लड ग्रुप वाले, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, ना ए होता है ना बी होता है। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं ये किसी भी दूसरे पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इसी तरह जो ए बी ब्लड, आपने देखा कि इसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहलाते हैं, यानी इनको आप कोई भी ब्लड दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, ओ भी दे सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। तो क्या हमने देखा ना कि इनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दोनों एंटीजन्स हैं लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। असल ये मेंशन करना चाहिए कि एंटीबॉडी इनमें कोई भी नहीं होता। सो दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर इंडिविजुअल। ये आपको टेबल के अंदर ब्लड ग्रुप्स जो हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। ये देखें इधर पहला जो कॉलम है इसमें ब्लड ग्रुप 4 बताएं, ए बी और ओ। अब एंटीजन रेड ब्लड सेल्स पे कौन से होंगे? ब्लड ग्रुप ए की सूरत में ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप की सूरत में बी एंटीजन होता है, ए बी की सूरत में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ये वैसे ए बी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे ए कॉमा बी यूं करके लिखना चाहिए था। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता तो नॉन लिखा है। ये यहाँ पे याद रखें, ये ए बी का मतलब कोई इकट्ठा ए बी एंटीजन नहीं है, बल्कि ए और बी दो एंटीजन है। आपकी बुक में इकट्ठा लिखा हुआ है, इसी मैंने ऐसे इसको यहाँ पे रहने दी है। आपने क्या करना है, ए कॉमा बी लिखना है ताकि अलग हो जाए दोनों एंटीजन। अब एंटीबॉडीज देखें, एंटीबॉडीज उल्ट कर देने आपने। अगर ए एंटीजन था, ब्लड ग्रुप ए है लेकिन एंटीबॉडी बी हो जाएगा। अगर एंटीजन बी था तो एंटीबॉडी उसमें ए का है। अगर एंटीजन ए और बी दोनों थे तो उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। और अगर वो ब्लड ग्रुप था, कोई एंटीजन नहीं था, तो एंटीबॉडी उसमें दोनों मौजूद है। यहाँ भी ए कॉमा बी लिखना होगा एंटीजन एंटीबॉडीज को भी। अब डोनर, डोनर का मतलब क्या है? डोनर का मतलब ये है कि इस ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे को कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी इसका डोनर कौन सा है। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसको और कौन बंदा ब्लड दे सकता है। तो याद रखें, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है वो भी इस ए वाले को ब्लड दे सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो भी इसको ब्लड दे सकता है। अब दूसरी कैटेगरी में है, बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है उसको बी ब्लड ग्रुप वाला भी ब्लड दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। अब आप ए बी कैटेगरी में आए, ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है उसको ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला भी दे सकता है। इसीलिए कहा था ए बी जो ब्लड है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और जो ओ वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला, उसको सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है। अब यहाँ पे डोनर की कैटेगरी में आप देख रहे हैं कॉलम में कि ओ ब्लड ग्रुप हर एक के अंदर आया हुआ है, इसलिए ओ को कहा गया था यूनिवर्सल डोनर, कि ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन हर एक को ब्लड दे सकता है। अब जरा रिसिपिएंट्स को देखते हैं। रिसिपिएंट का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप वाला ब्लड कौन दूसरा बंदा ले सकता है। तो जो ए ब्लड है ये सिर्फ ये ए वाला ले सकता है और ए बी वाला ले सकता है। इसमें जो बी ब्लड है ये बी ब्लड ग्रुप वाला ले सकता है या ए बी वाला ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसको सिर्फ ए बी वाला ही ले सकता है। ओ वाला जो है उसको ए वाला भी ले सकता है, बी वाला भी ले सकता है, ए बी वाला भी ले सकता है और ओ वाला भी ले सकता है। अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट आपको यहाँ से वाजे हो रहे हैं कि डोनर की कैटेगरी में हर एक कैटेगरी में जो है ओ आया हुआ है, मीन कि ओ वाला हर बंदे को दे सकता है। और रेसिपिएंट के अंदर देखें कि ए बी जो है वो हर सेट में आया हुआ है, हर ब्लड के सामने आया हुआ है, मीन कि ए बी वाला जो है ये हर बंदे से ब्लड ले सकता है, हर ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। लेकिन ए बी वाला दे किसको सकता है? ये सिर्फ ए बी वाले को जो है वो ब्लड दे सकता है। ए बी वाला जो है वो ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज उन्होंने मेंशन की, ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है डोनर के केस में, डोनर के केस में जो है कि इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिसिपिएंट शो किया ना, यहाँ ए बी में रिसिपिएंट, कि इस ए बी का रिसिपिएंट कौन है? वो सिर्फ ए बी है। ये तो डोनर की कैटेगरी थी ना इधर, तो यहाँ पे रिसिपिएंट में देखें तो सिर्फ ए बी वाला ही इस ए बी ब्लड को रिसीव कर सकता है। इट वॉज अबाउट दिस ब्लड ग्रुप्स। और उसके बाद नेक्स्ट आपको एक सेकंड ब्लड ग्रुप सिस्टम का बताया गया, RH सिस्टम का। RH जो है ये रेसस मंकी से, RHESUS रेसस मंकी,
क्योंकि ये सबसे पहले उसके अंदर डिस्कवर हुआ, तो उसके नाम पे इसको RH एंटीजन कहा जाता है, RH फैक्टर, और ब्लड ग्रुप सिस्टम को RH सिस्टम कहते हैं। मदर किट से बेस्ड ऑन अनदर रेड ब्लड सेल एंटीजन, रेड ब्लड सेल के ऊपर एक और एंटीजन है जिसको RH फैक्टर कहते हैं। अगर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव ब्लड कहलाएगा, और अगर RH फैक्टर नहीं है तो RH नेगेटिव पर्सन होगा, यानी उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम उन्होंने शो किया कि एक प्रेग्नेंट वोमन जो कि RH नेगेटिव है, मदर जो है प्रेग्नेंट RH नेगेटिव मदर, कि वो औरत जो कि हामला है और वो खुद क्या थी, RH नेगेटिव थी। अब उसका हस्बैंड जो है वो RH पॉजिटिव था, इसलिए जो बेबी है तो बेबी ने RH पॉजिटिव जो फैक्टर है ये रिसीव किया हुआ है अपने फादर से, तो बेबी जो है उसका ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर का जो RH नेगेटिव है। अब इसका नुकसान क्या होगा, बताया कि इट कैन हार्म अनबॉर्न RH पॉजिटिव ब्लड इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, कि उसका जो बेबी होगा जो RH पॉजिटिव होगा, ब्लड वाला होगा, किस वजह से, कि फादर से उसने इनहेरिट किया हुआ ये फैक्टर। तो ये अनबॉर्न RH पॉजिटिव जो बेबी उसके ब्लड को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और ये एंटीबॉडीज उस बच्चे के ब्लड को खराब कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। Whether it is dangerous and the mother is injected with anti-RH antibodies after delivering her first RH positive body। यहाँ पे थोड़ी सी चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो RH नेगेटिव मदर है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर ये ब्लड नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि ब्लड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर नहीं होते, ब्लड फीटस का और मदर का डायरेक्टली आपस में नहीं मिलते, बल्कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर सेपरेट रहते हैं। जिस वक्त डिलीवरी होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ये ब्लड का जो है वो मिलने का चांस होता है। जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को जब काटा जाता है तो वहां पे ब्लड के मिलने का चांस होता है कि जो मदर है उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर चला जाएगा। जो RH नेगेटिव है, याद रखो कि इसके अंदर ना तो RH का एंटीजन होता है और ना ही RH का एंटीबॉडी होता है। लेकिन अगर उस RH नेगेटिव पर्सन को एक दफा RH पॉजिटिव ब्लड हम दे देते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब हम दोबारा उसको RH पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते, अगर देंगे तो एंटीबॉडीज पहले से मौजूद है, रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड सारा जो है उसकी कोगुलेशन हो जाएगी, डेथ हो जाएगी पेशेंट की, पर्सन की जो रिसिपिएंट था। तो कहा कि RH पॉजिटिव जो बेबी है उसका ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड के कटने की वजह से जो है वहां से क्या होता है कि मदर के ब्लड के साथ मिक्स होगा, तो RH फैक्टर मदर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब मदर में RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसको जब हम रोकना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो हम उसको जो है यानी उस मदर को आफ्टर डिलीवरिंग हर फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी, यानी पहला बेबी उसका जो प्रोड्यूस हो गया, डिलीवरी हो गई है, तो उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाया जाता है एंटी-RH एंटीबॉडीज का, जैसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टॉप कर दी जाती है। क्योंकि अगर ये इंजेक्शन ना लगाया जाए और उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट रहे तो जो दूसरी दफा प्रेगनेंसी होगी और फिर अगर RH पॉजिटिव फैक्टर जो है बेबी के अंदर जाता है तो उस केस में ये प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट आपको बताया जाए RH फैक्टर सिस्टम का कि ब्लड ऑफ द टाइप RH फैक्टर बताया कि RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, और इधर एंटीजन के केस में RH पॉजिटिव है, टाइप ऑफ एंटीजन कौन सा होगा, RH एंटीजन मौजूद होगा, यानी कि RH पॉजिटिव है उसमें RH एंटीजन होगा। ये प्लस के साइन की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ RH एंटीजन ही हमने बताना था। और RH नेगेटिव के अंदर नाम शो किया, एंटीबॉडीज के हैं, जो RH पॉजिटिव उसके अंदर RH एंटीबॉडीज मौजूद हैं, और जो RH नेगेटिव उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। मैचिंग रिसिपिएंट्स कौन से हैं, RH पॉजिटिव आप किसको दे सकते हैं, ये रिसिपिएंट्स की जो बात की उन्होंने यहाँ पे, जो RH रिसिपिएंट्स हैं, यहाँ पे आपके यहाँ बुक में जो उन्होंने कैटेगराइज किया है इसको कि RH पॉजिटिव जो पर्सन है, तो कहा कि मैचिंग रिसिपिएंट्स कौन से हैं। तो रिसिपिएंट का मतलब तो ये है कि RH पॉजिटिव जो है वो कौन कौन बंदे रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ RH पॉजिटिव ही लिखना चाहिए था, क्योंकि RH पॉजिटिव आप सिर्फ RH पॉजिटिव को ही जो है वो दे सकते हैं, नेगेटिव को नहीं दे सकते। नेगेटिव को देंगे उसके अंदर तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और जो RH नेगेटिव है ये दोनों को दे सकते हैं, RH पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, RH नेगेटिव को भी दे सकते हैं।
ये दोनों चीजें जो हैं इनको आप उल्ट कर लें, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाला ऊपर। नेक्स्ट मैचिंग डोनर्स। डोनर्स का मतलब ये है कि ये जो RH पॉजिटिव वाला पर्सन है इसको कौन बंदा ब्लड दे सकता है। तो ये RH नेगेटिव भी दे सकता है, RH पॉजिटिव भी उसको दे सकता है, जबकि जो RH नेगेटिव वाला है उसको सिर्फ RH नेगेटिव वाला ही ब्लड देगा। अब या तो इनकी सेंस को आप यहाँ से ऊपर कॉलम को चेंज कर लें, फिर भी सही हो सकता है कि यहाँ पे जो है आप डोनर्स को लिख दें, इधर जो है वो रिसिपिएंट्स को लिख दें। लेकिन रिसिपिएंट्स के अंदर भी यहाँ पे जो है जो लिखा RH, हाँ ठीक है। अब ऊपर आप हेडिंग चेंज कर लें फिर हो सकती है बात, क्योंकि उस केस में फिर ये होगा, ये डोनर्स अगर आ जाता है तो फिर RH पॉजिटिव के ये दोनों डोनर हैं और RH नेगेटिव जो है उसका सिर्फ ये डोनर हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें अगर रिसिपिएंट्स आया हुआ हो तो RH पॉजिटिव का रिसिपिएंट सिर्फ RH पॉजिटिव होगा, और RH नेगेटिव जो है उसका रिसिपिएंट कौन है उसको वो नेगेटिव वाला भी ले सकता है, पॉजिटिव वाला भी ले सकता है। तो ये याद रखें, ये ऊपर नाम दिए हुए हैं ये रिसिपिएंट्स, इसको डोनर्स कर दें और इसको जो है आप रिसिपिएंट्स कर दें, फिर ठीक हो जाएगा। उसके बाद है DNA एज हेरिडिटी मटेरियल। मतलब कि इन्फॉर्मेशन फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो है किसी भी पर्सन की, ये उसके जीन्स के अंदर मौजूद होती है। और ये जीन्स किसके बने हुए हैं, ये केमिकल कंपाउंड DNA के बने होते हैं, या जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसी की एब्रीविएशन है DNA। एंड आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के हिस्से हैं। लोकेटेड कहाँ पे हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, और उन क्रोमोसोम्स के ये हिस्से हैं। यहाँ पे देखिए DNA का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है जो कि मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ये दो इसकी चेन्स होती हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं और ट्विस्टेड होती हैं आपस में। मतलब कि DNA जो है ये बना हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक्स का या यूनिट्स हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो DNA इन न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये किसके बने हुए हैं, बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीन कंपोनेंट हैं जो हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं। एक बेस होती है, शुगर होगी और फास्फेट ग्रुप होगा। DNA के अंदर जो शुगर है ये हमेशा डीऑक्सी राइबोस शुगर ही होगी। फास्फेट ग्रुप ये फास्फोरिक एसिड से मिलेगा। अब ये जो बेस है, तो बेस याद रखें ये चार किस्म की होती हैं, एडानिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। ये चार किस्म की बेसेस हैं जो DNA के अंदर पाई जाती हैं, और उन्हीं चार बेसिस की वजह से चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अगर एडानिन बेस है तो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड होता है, अगर गवानीन बेस है तो गवानोसिन न्यूक्लियोटाइड होता है, साइटोसिन बेस है तो साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड होगा, और अगर थायमीन बेस है तो थायमिडीन न्यूक्लियोटाइड होगा। ये चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स बताया कि ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये डबल हेलिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं DNA का। ये देखें यहाँ पे ये पेयर यूं बन रहा है, इधर एडानिन है तो उसके आगे थायमीन का न्यूक्लियोटाइड दूसरी स्ट्रैंड के ऊपर होगा। एक स्ट्रैंड पे अगर साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड यानी साइटिडीन है तो दूसरी स्ट्रैंड के ऊपर गवानोसिन होगा। तो ये पेयर यूं बने हुए हैं। साइटोसिन और साइटिडीन और गवानोसिन हमेशा आपस में पेयरिंग करते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स के मैं नाम बता रहा हूँ। इसे एडेनोसिन और थायमिडीन जो है वो आपस में पेयरिंग करते हैं, क्योंकि इनके जो अमाउंट्स हैं, इनकी वो प्रोपोर्शन जो है वो एक जैसे होते हैं। एडेनिन और थायमीन एक जैसे प्रोपोर्शन में होते हैं, साइटिडीन और गवानोसिन जो हैं वो एक जैसे प्रोपोर्शन में होते हैं। नेक्स्ट बताया कि स्पेशल पार्ट्स ऑफ DNA जो हैं उनके अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, और ये पार्ट्स जीन्स कहलाते हैं। जो बेसेस हैं ये स्पेसिफिकली DNA के ऊपर अरेंज होती हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये बेसेस जिनको कहा गया, इन यूनिट्स को कहा गया है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। और इन्हीं का जो ये जो सीक्वेंस में अरेंज है तो इनका जो एक सेट है उसको जीन कहा जाता है। यानी एक जीन में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, और सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है। अगर वो सीक्वेंस चेंज हो जाए तो जीन की इंफॉर्मेशन चेंज होती है। बेसिस बताया कि दे आर स्पेसिफिकली अरेंज ऑन DNA. When a DNA molecule produces another molecule like itself, then this process is called DNA replication. DNA replication वो प्रोसेस है जिसमें एक DNA का मॉलिक्यूल जो है वो अपनी तरह के और मॉलिक्यूल बनाता है। जैसा ये आप अगले डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेटिंग हो रही है, ये ओपनिंग हो रही है। DNA की जो ट्विस्टिंग थी ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग हुई हैं। उसके बाद ये जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बेसिस इनकी एक्सपोज हुई हैं, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑल मिलती जाएंगी, इधर भी मिलती जाएंगी और इधर भी और मिलती जाएंगी। बस ये एडिनोसिन है जिसके साथ थायमिडीन आएगा, नीचे फिर एडिनोसिन है, थायमिडीन आएगा,
साइटिडीन है, गवेनोसिन है, गसोन, इधर गवेनोसिन के साथ साइटिडीन, थैमिडीन के साथ एडिनोसिन वगैरह। तो ये देखें न्यू स्ट्रैंड जो रेड के साथ उन्होंने शो की, ये नई स्ट्रैंड्स बनी हैं। और ये प्रोटीन जो डीएनए का मॉलिक्यूल देखो अनजिप होता जा रहा है, जैसा जिपर अनजिप होता है, इसमें अनजिप होता जा रहा है और नीचे जो स्ट्रैंड्स इसकी अलग-अलग होती जा रही हैं, उनके साथ नई स्ट्रैंड्स मिलती जा रही हैं और इस तरह एक मॉलिक्यूल जो डीएनए का उससे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे बताया कि डीएनए जो है ये ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर मौजूद होता है। जो बच्चा है, चाइल्ड जो है, वो रिसीव करता है डीएनए फ्रॉम बोथ हिज पेरेंट्स, फादर और मदर दोनों से रिसीव करता है। देखें जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स होते हैं और जब स्पर्म्स और एग्स बनते हैं तो 23 पेयर मेल के और फीमेल के जो हैं, हर एक के अंदर क्या होता है, वो पेयर अलग-अलग होते हैं। तो हर पेयर के दो दो सेट बनते हैं। अब एक सेट जो है वो फादर से आएगा और एक सेट जो है वो मदर से आता है। तो 23 क्रोमोसोम फादर से, 23 क्रोमोसोम मदर से आए, यानी 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर के स्पर्म में थे और 23 क्रोमोसोम जो है वो मदर के एग में थे। जब एग और स्पर्म आपस में मिले, जाइगोट बना, तो वो 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए जाइगोट के अंदर। जाइगोट की फिर डिवीजन से आगे जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की इब्तदा होगी। बताया कि कैरेक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल की जो है, मतलब स्किन कलर है, हाइट है, फिटनेस वगैरह है, तो ये सारे के सारे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेडली, इन इनहेरिटेंस की सूरत में। डिफेक्ट्स अगर डीएनए के अंदर हो जाते हैं तो इससे सर्टन डिजीजेस काज होती हैं, जैसे डायबिटीज है, हीमोफीलिया है। ये डायबिटीज क्या, शुगर की बीमारी होती है, शुगर का लेवल ब्लड में राइज हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता। हीमोफीलिया का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, अगर जख्म वगैरह हो जाए, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। तो दीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से उनके बच्चों में जाती हैं ये बीमारियां। सेट ऑफ ऑल द जीन्स बताया किसी भी सेल में जो इसको जीनोम कहते हैं, सारे जीन्स को कलेक्टिवली जीनोम कहा जाता है। ह्यूमन जीनोम के अंदर तकरीबन 3.2 बिलियन डीएनए के लेटर्स या ये बेस पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैप या जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तकरीबन 99.9% ह्यूमन जीनोम की ये कंप्लीट हो चुकी है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल साइंस के अंदर, डिफरेंट जो डिसीजेस हैं, डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस वगैरह करने में, क्योंकि ये इन्हीं की खराबी की वजह से बीमारियां होती हैं। इनको स्टडी करके बता सकते हैं कि किस पर्सन में कोई भी जो डिफेक्ट है वो किस वजह से है, उसको जेनेटिकली जो है फिर ट्रीट किया जा सकता है ताकि वो अगली नस्ल में ट्रांसफर ना हो। At the end of this today's lesson, tomorrow we shall start our next topic, that is genetic engineering.